इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, ये वाकई में एक्सरसाइज जेन्युइन है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल शक है कि ये जेन्युइन होने पे इसके, क्योंकि 2003 में फाइनल लास्ट एफआईआर जो हुआ उसके बाद ये फैसला किया गया था, जैसे कि हम बताया जाता था कि जब सारे रोल डिजिटाइज हो चुके और हमको 25-30 साल लगे उसको 99% तक पहुंचने में, अब इसके बाद हमें इलेक्टोरल लेके हर साल डोर टू डोर जाते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ये 4 वोटर लिखे हुए, ये ठीक है, कोई और इजाफा हो गया तो हम बता दो, ये फॉर्म है फॉर्म 6, अगर इसमें से कोई डिलीट करना है, कोई माइग्रेट कर गया, किसी की डेथ हो गई तो ये फॉर्म 7 है, और अगर कोई करेक्शन है तो फॉर्म 8 है, ये करके हम करा के आ जाते थे। नेबर्स भी बड़े विजिलेंट होते हैं, वो तो आपके खिलाफ झूठा ही कह देंगे कि साहब ये तो 3 साल से जा चुके हैं, उनको कटवाने में उनका बड़ा रोल होता है। तो अगर कोई वहाँ पे फॉरेनर आके घुस भी गया, जो एक एक्सक्यूज़ बताया गया था, तो नेबर और वो गांव वाले बता देंगे कि यहाँ तो ये कोई लोग नया है। तो इसलिए इतना कष्ट लोगों को देना, और बिहार के उसके बाद तो खासतौर से हम देखते हैं कि जो हमने फिगर सुनी, मैं तो मीडिया की उस पर ही कर रहा हूँ कि 300 के करीब फॉरेनर्स पाए गए, उसमें से बांग्लादेशी तो शायद 100-150 ही हैं। तो उन 100-150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को कष्ट दिया, दौड़ाया, BLOs की सुसाइड हो रही हैं, एक सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट को हिल जाना चाहिए था, यहाँ तो लाइन लगी हुई है, तो कुछ तो हैरेसमेंट हो रही है। और आपने कहा कि अपलोडिंग भी फेक हो सकती है कि डर के मारे उसका टाइम का प्रेशर है, जो अब तो साबित हो गया, उस प्रेशर में आपसे दस्तखत कराए बिना उन्होंने फट से अपलोड करना शुरू कर दिया। तो अब 100 करोड़ लोगों को दौड़ाया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा, कितने और मरेंगे। जिम्मेदारी क्या लोगों की है कि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है? नहीं, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन की है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो जिस रोल से 2024 के इलेक्शन हुए, सरकार बनी है, उसी रोल से तो बनी है। अगर वो रोल बिल्कुल ही बोगस था तो फिर तो वो इलेक्शन ही आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। पर जिम्मेदारी इलेक्टर के ऊपर क्यों सौंपी जा रही है? ये मेरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है। इलेक्टर पे कहाँ सौंपी जा रही है? आज तो कह रहे हैं ना कि आप फॉर्म करो, एन्यूमरेशन फॉर्म आप फिल करो, ये तो उनके ऊपर सौंपी जा रही है ना। ये तो कभी भी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। ये तो कानून में भी नहीं लिखा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे जो हरियाणा में शुरू होगा कि एन्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है, क्या कैसे भरा जाएगा, कुछ पता नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट के अलावा मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। आप तो सेफ हैं, पासपोर्ट है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अगर पासपोर्ट के बेसिस पे हो जाए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। राइट राइट। हाँ, बल्कि ये हुआ था, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, आप समझते हो कि 2 महीने काफ़ी है इस एक्सरसाइज? बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि चलो बिहार में तो उनका बड़ा प्रेशर था कि इलेक्शन है, उसमें कंप्रेस कर दिया उन्होंने। अरे जहाँ इलेक्शन 2 साल और 3 साल बाद है, उनको तो साल भर दे दो, तो कोई सुसाइड, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 2027 में है, जो उनको 1 महीने में या 2 महीने में कराने का क्या मतलब है? इतना प्रेशर मतलब तो आपको मालूम है लवासा जी, मतलब तो वही है ना जो मैं कह रहा हूँ। देखिए सिब्बल साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो सारा विवाद है, इसको है ना, हमको 3 तरीके से देखना चाहिए। इसका मकसद क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, और सिद्धांत क्या है। जी हाँ। Unfortunately, सारा डिस्कशन इंक्लूडिंग द डिबेट्स इन द कोर्ट, they are only on the procedure. That's correct. The principles nobody is discussing. तो अगर हम ये माने, बिहार को आप टेस्ट केस समझे जी हाँ, कि भाई उसमें मकसद क्या था, मकसद ये था कि इन एलिजिबल लोगों को हटाया जाए। जी हाँ। और दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि जो एलिजिबल हैं उनको इंक्लूड किया जाए। जी हाँ। और तीसरा मकसद ये होना चाहिए कि उसके अंदर एरर फ्री इलेक्टोरल रोल बने। जी हाँ। तो सबसे पहले आई थिंक इट विल एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन अगर वो बताएं कि बिहार में इन 3 मकसद में से कितने पूरे हुए। जहाँ सारे लोगों को, जैसा कुरैशी साहब ने कहा कि आप करोड़ों लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे हैं, तो आपने ये जो बिहार में प्रक्रिया की, उसमें से इनएलिजिबल लोग कितने निकले, उसमें से एरर्स कितने दूर किए आपने। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास एक पैमाना है जिससे वो हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल रोल जांचते हैं। अच्छा। कि हमारे इलेक्टोरल रोल की
हेल्थ क्या है, ईपी रेशो क्या है, जेंडर बैलेंस क्या है, फर्स्ट टाइम जो कोहॉर्ट है 18-19 उसमें से कितने लोग आने चाहिए, कितने नहीं आए. आई थिंक दैट एनालिसिस should be made public to convince everyone that indeed this exercise is required in the manner in which it is being done. ओके. तो अब अगर आप ये देखें कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, तो इस प्रोसीजर की आवश्यकता है जी हाँ. उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, या कोई और तरीका है जिससे हम वही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. जी हाँ. इसके ऊपर डिबेट कम हो रही है. और क्यों आपने 70 साल से जो प्रणाली चल रही थी उसको क्यों ओवरटर्न किया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 300 इनएलिजिबल वोटर्स वोट दे रहे थे पहले, अब मान भी लेते हैं. अगर उसके अलावा देखा जाए, दूसरी साइड देखी जाए कि अगर 5000 वोटर जो एलिजिबल हैं उनके वोट काट दिए जाएं, तो बैलेंस किस तरफ होना चाहिए? मतलब कि आप फिर इसका मतलब है 300 को वोट देने दो, पर 5000 वोट तो मत काटो. वो तो हमारे कानून की तो जो बेसिक मूल सिद्धांत यही है कि एक इनोसेंट को नहीं पनिश करना चाहिए, Correct. चाहे कितने गिल्टी लोग स्पॉट फ्री चले जाएं. एग्जैक्टली. दैट इज द प्रिंसिपल. एग्जैक्टली. और मुझे नहीं लगता कि इवन अगर आपको ये 300 350 इनएलिजिबल लोगों को निकालना है तो उसके लिए इतनी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की जरूरत फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है ना, Precisely. फॉर्मेट है. कोई रिपोर्ट करेगा कि साहब ये यहाँ का रहने वाला नहीं Form है, 7. इसको वो तो साफ फॉर्मेट, आप जैसे कुरैशी साहब ने कहा वो इसीलिए तो है. और मान लीजिए 300, मैं कहता 600, तो इलेक्शन कमीशन भी है कि भाई मेरे इलेक्शन में 600 लोगों ने वोट किया, मैं 300 वोट से हारा, तो ये 600 लोग फॉरेनर थे, तो इलेक्शन रद्द किया जाए. और सारे बिहार में अगर 300-400 लोग हैं तो उससे किस इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा?